अस्सलाम वालेकुम। 88 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं कैफ 5 का। अच्छा जी, एक क्वेश्चन छोटा सा। सबसे पहले हम करेंगे, वो एक पेंडिंग है हमारी, एडजस्टमेंट्स इकट्ठी करके देखनी थी ना जी लोन की, ठीक है, स्पेशल केसेस हैं ज़रा, तो ये इकट्ठा देखते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन उससे पहले बुनियाद बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बुनियादी सा सवाल, छोटी सी एग्जाम्पल। P provided loan of rupees 500 to S ऑन यकम जनवरी 2015। चाय पियोगे आप लोग? कौन कौन चाय पिएगा? किसी ने भी नहीं पीनी? सी लाओगे, सर ने पिला दिए। और जूस किसी ने पीना हो, कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं खाना पीना किसी ने भी? बता दो, उसका दिल कर रहा है, ना नहीं की। नहीं सचमुच चाय खाया मूड किसी का? पॉज करो यार, क्या बता रहे हो सबको जी। P provided loan of rupees 500 to S on यकम जनवरी 15 at the rate of 15%, 12% कर लें पर एनम। इंटरेस्ट इज पेड ऑन यकम जुलाई एंड यकम जनवरी। बना लें तरह। जी बेटा, यकम जनवरी 2015 पर लोन दिया है पी ने एस को, ठीक है जी। अब इंटरेस्ट पे होता है 6 महीने बाद, लेकिन छठे महीने के आखिरी दिन की बजाय 7वें महीने के पहले दिन। इसका मतलब यहाँ पर पेरेंट अपनी किताबों में एंट्री करेगा, बोलिएगा यकम आ गया ना, यकम जुलाई, पेरेंट अपनी किताबों में एंट्री करेगा कैश डेबिट, उसको कैश आया है, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। बेसिकली 6 महीने तो 500 का लोन पूरे 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा ना, इंटू 6/12 बनता कितना है जी? 30। तो 30 का ये इंटरेस्ट अब इनकम के तौर पे बुक कर लेगा और सब्सिडरी अपनी किताबों में यही एंट्री कर लेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश, ठीक है जी। ये बैठी हुई क्लास है, मतलब मैंने बैठ के पढ़ानी। उसके बाद 31 दिसंबर ईयर एंड आ गया। 31 दिसंबर जो कि ईयर एंड है, उस पर आकर अब चूँकि इंटरेस्ट अगले साल के पहले दिन पे होना है, इस वजह से ना पे करने वाले ने पे किया, ना रिसीव करने वाले रिसीव किया, तो पेरेंट अपनी किताबों के अंदर क्या एंट्री पास करेगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, वही 30, 6 महीने का इंटरेस्ट है ना, ठीक है जी। और सब्सिडरी अपनी किताबों में क्या एंट्री पास करेगी? हाँ, उसने भी एक्सपेंस तो बुक करना है ना एक्रूवल बेस पर, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, ठीक है जी। ये एंट्रीज हमें पता है, हमने डिस्कशन भी की हुई है, ये नॉर्मल केस है। इस तरह की एडजस्टमेंट्स का हमें मसला भी कोई नहीं होता था, ये हमने सीखी भी हुई थी, ठीक है। अब इसकी कहानी मुकम्मल करते हैं। सोल्यूशन हम कर रहे होंगे तो हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो करंट एसेट्स में से आपको पता है, और करंट लायबिलिटीज़ में से, दोनों की करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में से ये रिसीवेबल पेएबल कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चल जाए यार तेरी मेहरबानी, इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो सेल्स चलते चलते चलते, पता ही है आपको, ठीक है,
आगे जाकर अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो P प्लस एस जहाँ पे कर रहे होते थे, P प्लस एस चल रहा होता है, ऐसे ही है ना, यहाँ पे भी P प्लस एस चल रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ने इंटरेस्ट इनकम बुक की हुई है, दूसरे ने इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो माइनस कर देंगे 30 और 30, नहीं करेंगे 30, नहीं करेंगे, यही तो बात है, ठीक है। आपस की इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस फुल अमाउंट के साथ, जितना इस साल में एक्सपेंस, पहला भी तो एक्सपेंस बुक हुआ है और इनकम एक ने बुक की हुई है 30 और 30, पूरे 60 की इनकम और 60 का एक्सपेंस बुक हुआ है, तो 60 रुपीज़ से इनकम और एक्सपेंस में से निकालेंगे। और इसके बाद जो तीसरी बात हुआ करती है वो क्या हुआ करती है जी, तीसरी बात हमारी क्या हुआ करती है, हिट वर्किंग 5 या नॉट, क्यों बता दिया हुआ था, डू नॉट हिट वर्किंग 5। आपस की इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस, आपस की मैनेजमेंट फी इनकम और एक्सपेंस, और आपस की सेल परचेज, ये मैंने कहा था फेस के ऊपर सही करनी है, लेकिन इनसे आपने वर्किंग 5 को कभी भी हिट नहीं करना, ठीक है जी। ये बुनियाद हमने तैयार कर ली, अब आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी शुरू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लें अच्छे तरीके से, नहीं समझे तो पूछ लें, सही है, ये याद रहेगी बात। फेस के ऊपर पूरी इनकम पूरा एक्सपेंस इंटरेस्ट का, बैलेंस शीट में सिर्फ रिसीवेबल पेबल, यानी अगर यही सवाल के अंदर वो कह देता है 31 दिसंबर और 30 जून पे इंटरेस्ट पे होता है, तो फिर बैलेंस शीट में कुछ भी ना होता, इनकम स्टेटमेंट में फिर भी ये होना था, ठीक है। अच्छा जी, अब पास पेपर 8 पे चलते हैं। ये स्टार लगाए थे मैंने, जी बच्चों पेज नंबर 156 पे आ जाए, एडजस्टमेंट नंबर 5 करवा रहा हूँ आपको, इसको ज़रा पढ़ें, एक बार पढ़ें आप अपने तौर पे। कहानी बुनियादी आपको बता दी है, लेकिन अब मुसीबतें बीच में आने लग जाएंगी। अब ऐसी कोई मुसीबत आपके पर्चे में ना आई हो, इसलिए एक्स्ट्रा आपको बुलाया है, ठीक है जी। बेसिक देखो कॉन्सेप्ट तो वही था जो बता दिया, अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये एक फजूल सी एडजस्टमेंट हुआ करती है, तो इस फजूल को हमने क्लासेस के दौरान करने की बजाय आज अलहदा करके रख लिया, ठीक है। फजूल चीज़ें अलहदा ही कर ली जाती हैं, इकट्ठी करके की जाती हैं ताकि वो फजूल ना रहें, समझ में आ जाए। पढ़े पढ़े पढ़े। जी बैलेंस शीट के फेस पर आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या नज़र आता है, लोन टू, ये जेएल यार, एक तो इससे मुझे बड़ा तंग तो नज़र नहीं आ रहा हूँ जी। जेएल कौन है, लोन टू पेरेंट, वाह वाह, तो इसकी किताबों में ये रिसीवेबल आ रहा होगा, एस ने लोन दिया हुआ आज, ठीक है। लोन फ्रॉम एसएल, ओ माय गॉड, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, पता नहीं कुछ तो होगा, फिलहाल तो प्रॉब्लम सामने आ गई, ठीक है जी। अब लोन है आपस का, लोन रिसीवेबल पेबल है, इस लोन को हम क्या किया करते हैं, कैंसिल, ऐसा ही है। तो हम आए, हमने यहाँ पर एंट्री की, पहले सबसे पहले लोन की एंट्री करते हैं, डेबिट लोन पेएबल, कितने से लोन पेएबल डेबिट करना है, 96 से, और क्रेडिट करना है लोन रिसीवेबल, ज़रा देख लें एक दफ़ा हो क्या रहा है, उसके बाद फिर इसको ओपन भी करते हैं जी। तो 120 से हमने कहा सब्सिडरी को आप रिसीवेबल कैंसिल करें, और पेरेंट किताबों में 96 का
पेबल था, पेरेंट ने उसे कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं। द लोन वॉज ग्रांटेड ऑन यकम जुलाई 17, 31 दिसंबर 17। ये तो साल के दरमियान में यार, ये तो अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे हैं। अच्छा, आगे कहता है लोन कब दिया है जी? यकम जुलाई 2017 पर। अच्छा नेक्स्ट, एंड कैरीज अ मार्कअप ऑफ 10% पर एनम। अब यहाँ से हमें इंटरेस्ट वाली कहानी भी समझ आएगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अ चेक ऑफ 30 मिलियन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये बड़ी मुसीबत थी असल में, वॉज डिस्पैच्ड बाय जेएल ऑन 31 दिसंबर 2000। हाँ जी, 31 दिसंबर 17 पर जेएल ने, जेएल कौन है? पेरेंट ने चेक इशू किया है। ठीक है, और सब्सिडरी को वो ईयर एंड के बाद रिसीव हुआ है। इसका मतलब 30 रुपीज़ क्या है, ये उसने खुद बता दिया, मैंने बैलेंसिंग नहीं निकाला। ये क्या है जी? कैश इन ट्रांजिट, CIT। ठीक है जी, अब एंट्री बैलेंस हो रही है। ये एंट्री क्या है, क्या किस तरफ आ रही है? क्रेडिट साइड पे। कितना आ रहा है? ये 6। क्या मुसीबत है फिर? ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है। क्यों? वो कहते हैं नो इंटरेस्ट हैज़ बीन एक्रूड बाय एसएल इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो कौन है? ये तो कौन है? सब्सिडरी है। इसकी किताबों ने के अंदर इंटरेस्ट एक्रू नहीं किया। लोन किसने दिया था? इसी एस ने। पेरेंट ने चेक भेजा था, सब्सिडरी को रिसीव नहीं हुआ, इंटरेस्ट भी उसी के अंदर था, लेकिन उसने एक्रूअल भी बुक नहीं किया। ज़रा चेक तो करें, ऐसी तरह चेक तो करें कि अगर सब्सिडरी ने लोन दिया था 120 का और उस पर 10% इंटरेस्ट था और 6 महीने का इंटरेस्ट बनता कितना है? और यही 6 तो बनता है। तो वो कह रहा है कि उसने इंटरेस्ट का एक्रूअल बुक नहीं किया था। तो हमने कहा जी इंटरेस्ट इनकम बुक नहीं की तुमने, इसका मतलब है तो इंटरेस्ट इनकम बुक कर लो। ठीक है, और ये इंटरेस्ट इनकम है। बैलेंस शीट का सवाल करना था, ये देखो जरा कौन सा बैलेंस। तो SRE क्रेडिट हो गई। ठीक है जी, अब ये है आसान तरीका। ठीक है जी, इसकी पूरी कहानी खोलकर आपको समझाता हूँ, लेकिन फिलहाल इसको समझ में आए, परिचय में ऐसे ही करना है, इसको समझ में आने की समझने की कोशिश करें। रिसीवेबल पेबल नजर आ रहा था, लोन आपस में 120-96, हमने कहा जिसको कैंसिल करो। जब कैंसिल करने लगे तो बराबर नहीं आया, तो हमें सवाल ने बताया 30 रुपये का चेक है जिसमें इंटरेस्ट भी है, वो भेज दिया है। हमने कहा अच्छा जी ये तो कैश इन ट्रांजिट है, अब बैलेंस नहीं हो रही एंट्री, तो 6 रुपये का क्रेडिट जो है ये जिसने इनकम बुक करनी थी उसने नहीं की हुई, बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब एस ने लोन दिया था तो ये एस की इनकम थी, वो बुक नहीं हुई थी, कर ली बुक। अब ये तो पर्चे के लिए करना है ना, अब इसको तोड़ फोड़ के एक बार देख लेते हैं। अब इस एक सवाल में तोड़ फोड़ के देख लेते हैं, फिर बाकी जहां जहां होगा फिर ये वाला काम करना है समझते हुए। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं जी। सबसे पहले लोन पेएबल की बात कर लो। लोन पेएबल डेबिट कितने से? 96 से। और लोन रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? बोलो कितने से? 120 से। अब ब्रैकेट ओ बैलेंसिंग 24 आ रहा है, और बोलो कितने? ये क्या है जी? ये कैश इन ट्रांजिट, ये मैंने बैलेंसिंग निकाला, इस सवाल में गिवन नहीं था। ठीक है, लोन कैंसिल हो गया जी। उसके बाद ये मैंने क्या किया जी? कंसोलिडेशन करते हुए कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट की, लोन कैंसिल कर दिया। डन जी। उसके बाद जो इंटरेस्ट पे किया है पेरेंट ने वो अभी रिसीव नहीं हुआ है सब्सिडरी को। ठीक है, अब इसकी बात करें तो सब्सिडरी ने एक एंट्री पास की होगी, शायद नहीं की है, लेकिन चलो जो नहीं की वो एरर है, उसको रेक्टिफाई कर ले। ठीक है, एस ने क्या किया है? मैं कह रहा हूं जी चलो करो। एस ने क्या किया? नो इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड बाय एस। अब एस ने तो लोन दिया था ना, इसने एक्रूड नहीं किया, मतलब इसने इनकम बुक नहीं की, इसको करनी चाहिए थी, तो करवाओ इससे इनकम बुक करवाओ। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितने से जी? ये क्या किया आपने? ये एरर रेक्टिफाई किया। करते थे ना पहले आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर को सही करते थे। पहले मैंने क्या कर दिया, सीधी बात, जो लोन नजर आ रहा था सिर्फ उसको कर दिया। ये तो तरीका है ना, सवाल के अंदर 30 गिवन था, मैंने वो लिखकर बैलेंस ही निकाला। छोड़ो, लोन नजर आ रहा था फेस के ऊपर,
96,120 कैंसिल किया, 24 रुपये क्या है जी, कैश इन ट्रांजिट। अब हम देख रहे हैं कैश इन ट्रांजिट सवाल के अंदर तो 30 का वो कह रहा है, वो कह रहा है इसमें इंटरेस्ट भी है, तो 6 रुपये का उसने इनकम बुक नहीं किया, वो भी छोड़ो। हम क्या कह रहे हैं, एस तुमने इनकम बुक नहीं की, तुम्हारी सेपरेट फाइनेंस स्टेटमेंट में गलती है। रिसीट की बेस से थोड़ा ही बुक करते हैं, कमा लिया है तो बुक करो, तो एक्टिफाई कराई उसको, ये गलती। उसके बाद अगला काम, अब जब ये बुक करवा लिया उससे, अब नई मुसीबत आ गई, कंसोलिडेशन करनी है। तो बोलो, जब उससे ये काम करवाया आपने, ज़बरदस्ती बुक करवाया उससे, तो फिर इसने रिसीवेबल बुक कर लिया। तो बोलो, अब इसने रिसीवेबल बुक किया है, लेकिन पी ने पेबल तो बुक नहीं किया हुआ, उसने तो कैश भेज दिया था। तो अब कंसोलिडेशन करते हुए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा इंटरेस्ट रिसीवेबल ये आपस का है भाई। वो कहेगा यार अजीब बात, अभी आपने रिकॉर्ड करवाया, आप कह रहे हो आपस। अब भाई वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर रेक्टिफाई की है। अब क्या कर रहे हैं, हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, हम कहेंगे एस आपस का इंटरेस्ट रिसीवेबल, करो कैंसिल। अब उससे हमने कैंसिल करवाया और पेरेंट से कहा तुम भी इंटरेस्ट पेएबल आपस का कैंसिल करो। उसने कहा हाँ ये लो इंटरेस्ट पेएबल है ही कोई नहीं था, ओहो इंटरेस्ट पेएबल है ही कोई नहीं था, ठीक है कोई नहीं। अब बाकी क्या है, ये भी 6 क्या है, कैश इन ट्रांजिट, ये बैलेंसिंग। अब ये पूरी कहानी खोल के आपके सामने बयान कर दी गई है, ठीक है। अब आप खुद बताओ, इस मुसीबत में पड़ोगे या जो काम अभी थोड़ी देर पहले हमने शॉर्टकट में किया वो कर लोगे, कहानी ये सारी सामने, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट अलग से इसलिए करवानी है। अब ये जहाँ और है वहाँ इसको जाके करना है, लेकिन करना कौन सा तरीका है, आप सोल्यूशन में जाके देखें ज़रा, ये वाला तरीका भी करके दिखाया गया है और वो भी किया हुआ है, ठीक है। ज़रा देख लो, एक नज़र देख लो, मैं दोबारा बताता हूँ। मिला है, समझ में आता है अब? अच्छा ये एडजस्टमेंट समझ आ गई अब? लेकिन मज़ा तो नहीं ना आया अभी भी। हाँ उसने क्यों पेपर रिकॉर्ड किया होगा, उसने बेटा एंट्री की होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, उसने भेज दिया है बैंक क्रेडिट, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसने भी कहा हाँ मैं करता हूँ कैंसिल, और कुछ निकला ही नहीं। सही है। अच्छा अब इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट से सोचो, मेरे 2 गुण रह गए हैं। सोचो इनकम स्टेटमेंट में ये एडजस्टमेंट नहीं है रिक्वायर्ड, पर सोचो साथ साथ, चलो शाबाश, हिम्मत करो। सवाल में कौन सा आपसे पूछ के आना है कि बैलेंस शीट के सवाल में ही आएगा या इनकम स्टेटमेंट में, जल्दी करो। इसलिए तो बुनियाद बनवाई थी। ठहर जाओ। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स चलती थी ना, ये चलते चलते अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट, इधर लड़ाई होनी है, P प्लस एस। अब जी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप खुद ही बच्चों ने जवाब दे दिया वैसे, ठीक है ना। सबसे पहले इस एरर को रेक्टिफाई करो, एस की इनकम में नहीं था, ये 6 रिकॉर्ड करवाओ। उसके बाद अरे यार आपस की इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गई है, इसको कैंसिल करो, तो वो हम कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट करेंगे। ये रहा, रोशनी पड़ रही, नज़र नहीं आ रहा रंग कौन सा है जी, तो माइनस, हाँ पूरे साल का भी यही है ना, 6 महीने के बेटा, 1 जुलाई को ये लोन दिया था ना, तो इंटरेस्ट है ही कितना इस सवाल के अंदर, 6 महीने का ही है ना। पूरे साल का होता तो यहाँ पे क्या आता, 12 और 12, लेकिन लोन ये दिया ही किस दिन है इसने, ऑन 1 जुलाई 17, वरना तो ये 6/12 ना करते तो 120 पूरा 12, तो इनकम स्टेटमेंट के फेस से पूरा 12 आना था। पर मसला ये हुआ, तो ये हमने क्या किया है, मसला क्या कि 6 महीने का इंटरेस्ट है ही क्या, 6 महीने का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, करेक्शन की प्रायर ईयर, ये प्रायर ईयर IS 8 चल रहा है ना FAR 1 में, तो इसीलिए बेटा रिकॉर्ड करवाया। दूसरे ने कैसे हो सकता है रिकॉर्ड ना किया हो, कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता, उसने ये एंट्री की होगी पेरेंट ने, कैश क्रेडिट 30 से, लोन पेएबल डेबिट 24 से, और इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसने तो ऐसे करके एंट्री भेजी है ना। उसने कहा 30 का चेक है, चेक 30 का चेक इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सेंड किया उसने, कैश की एंट्री नहीं अकाउंटेंट भूलता। किसने कहा,
इनकम स्टेटमेंट के फेस पे रिसीवेबल पेबल होता नहीं है, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे आपस की इनकम एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करवा लिया ना उससे। ये तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पेरेंट ने फाइनेंस कॉस्ट के अंदर 6 का एक्सपेंस बुक किया हुआ है, बोलो, क्योंकि कैश की एंट्री वो नहीं भूलता। सब्सिडरी ने नहीं किया हुआ था, करवा दिया। अब ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलती सही हो गई, अब आपस का इनकम एक्सपेंस कैंसिल करा दिया। नहीं किया था तो करवाते थे, याद करें, गलती को पहले करेक्शन कराएंगे। सेपरेट में ये 6 का एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, क्यों नहीं किया इसने, करेगा। फिर हम कहेंगे चलो अब आओ कंसोलिडेशन में, तो कंसोलिडेशन में इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे ही चलना है लेकिन साथ ही एस प्रॉफिट्स की बात भी करते चलें। थोड़ी सी बात यहीं पे जी। अगली चीज़ क्या है जी, एस प्रॉफिट्स वर्किंग 5 जी। एस प्रॉफिट्स के बारे में बताएं, क्या करना चाहिए। अब एडजस्टमेंट क्या करेगी, ये आपस का रिसीवेबल पेबल तो एस प्रॉफिट्स को हिट नहीं करता, यही सिखा के ला रहा हूँ आपको। आप बताएं जी क्या करें। हाँ, ये वाला 6 तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलती थी, एक इनकम इसने रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, तो एस के प्रॉफिट्स को ये इनकम क्या कर देगी, ये इंटरेस्ट इनकम इसको बढ़ा देगी, यानी कि क्रेडिट करना है आपने। अब ये हमने क्या किया है, मैंने अभी बताया आपको, ये हमने करेक्शन की है जिससे एस के प्रॉफिट्स सही हो जाएंगे, ठीक है। लें जी, ये तस्वीर आपकी, ये इसलिए बुलाया था आप लोगों को, इस एडजस्टमेंट के लिए बनता था ना, इसके लिए बुलाना बनता था ना। देखो अब इसको और पक्का करेंगे 2-3 सवालों में और करके। टेस्ट में ये वाली एडजस्टमेंट आई थी, तो कहीं ना कहीं तो चीज़ कवर करनी होती है ना। अब जहाँ पे आ गई है, कभी पास पेपर में आई हो, कभी टेस्ट में आई हो जी, आधा सही। देखो असल तो यही आपको सिखाया जा रहा है, एडजस्टमेंट अब समझ आई आपको। लेकिन पर्चे में क्या किया होगा आप लोगों ने, 96 भी सही डेबिट किया होगा, 120 भी सही क्रेडिट किया होगा, बैलेंस करके सारा कैश इन ट्रांजिट में डाल दिया होगा, पता नहीं 6 कहाँ डाला होगा, कुछ ना कुछ कर दिया होगा ना। अब अगर 2 नंबर के एडजस्टमेंट तो 1.5 फिर भी आ गए, एक इम्पैक्ट गलत है। यही तो आपने सीखना है, एडजस्टमेंट जैसी मर्जी आती रहे, हमने कुछ ना कुछ करके आना है उसका, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो ऐसे 60-70 नंबर % नंबर ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। चले आगे, हाँ जी, और कौन सा सवाल था, 5 था ये। ले जी, पास पेपर 5 में आ गए, लोन टू BL। एक तो ये BL पता नहीं क्या यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यासिर लिमिटेड क्या कौन है, पेरेंट सब्सिडरी, पेरेंट सब्सिडरी, मैं ज़रा इजी हो जाता हूँ इससे जी। लोन टू S, अब पेरेंट ने लोन दिया हुआ है, अब कहानी बदल रही है। अब अगर गलती भी हुई ना तो एस प्रॉफिट हिट नहीं होगा, मैंने कहा पहले ज़हन बना दूं आपका, अभी करके आ रहे हैं, ठीक है जी। ये जनाब लोन टू BL है, और ये जनाब लोन फ्रॉम YL है, यानी पेरेंट। लो जी, फिर फर्क आ गया जी। चलो जी, अब वो मैं आपको दिखा लाया हूँ ना, अब ज़रा फटाफट करो कुछ। आप खुला टाइम है, पता है आपको, एक्स्ट्रा क्लास है, आराम सुकून से आप करते हैं, पहले जल्दी करें, शाबाश शाबाश, हिम्मत करें हिम्मत करें। ये सारी जहाँ जहाँ ये एडजस्टमेंट आई है ना, वहाँ वहाँ से जाके इसका कला कमा कर देंगे। बाकी तो हमें वैसे ही आपको पता है कंसल्टेशन आती थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये एडजस्टमेंट ऐसे ही ना परेशान करती, बाद में आपको प्रेप लीव में बैठ के सवाल करते तो कहते ये क्या हुआ है, तो ऐसा नहीं कहना इंशाल्लाह। 16 और 12 रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल 16, लोन पेएबल 12, ऐसा ही है। लो जी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है, बनाई, ये एंट्री किया आपने। क्या करोगे, रिसीवेबल को क्रेडिट कराओगे, लोन रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, और लोन पेएबल डेबिट 12 से। अब सारे का सारा 4 आपका दिल कर रहा है कि आप कैश इन ट्रांजिट में डाल दें, ऐसा ही है ना। लेकिन सवाल को पढ़ें पहले, कहता है द लोन वॉज ग्रांटेड बाय, ये कौन है, पेरेंट टू सब्सिडरी ऑन यकम जुलाई 14। ईयर एंड हमारा क्या है,
30 जून 16, चलो जी ये पूरा साल का इंटरेस्ट आना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो यकम जुलाई, वो 30 जून 15 वाला साल भी गुजर गया है, फिर 30 जून 16, तो ये लोन आउटस्टैंडिंग है, पता नहीं इसकी कोई इंस्टॉलमेंट पे हुई है नहीं हुई है, अब वो आगे देखते हैं, ठीक है। लोन तो सारा साल आउटस्टैंडिंग रहा, ठीक है। एंड कैरीज इंटरेस्ट एट 12% पेएबल एनुअली, और है भी एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है। द प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4 मिलियन ईच ऑन 30 जून 16। अब यकम जुलाई 14 को, तो फिर यकम जुलाई 15 या 30 जून को कोई होगा, हाँ 30 जून कह रहा है, 30 जून को फिर पे होता है। ऑन 30 जून 16 BL issued a check of 5.92 million which was received by SP, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ, on 2 जुलाई 16 no interest has been accrued by parent। अब पेरेंट ने ये गलती कर दी, देखो ना मिलती जुलती एडजस्टमेंट्स ही होती हैं, ठीक है जी। अब एक तो है जुगाड़, ठीक है, जुगाड़ क्या है, उसने कहा जी कितने का चेक लिखा है, 5.92 का, ठीक है जी। अब बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, 1 इससे इतनी आसानी होगी कि मुश्किल तरीके से इंटरेस्ट निकालने की भी आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी, ठीक है। ये क्या आ गया जी, इंटरेस्ट इनकम। अब किसने ये रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो CRE क्रेडिट, ठीक है। जी क्या था, लोन पेएबल 12, लोन रिसीवेबल 16, कैश इन ट्रांजिट 5.92, तो बैलेंसिंग, ठीक है। तो अब मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप उस तफसील में जाना चाहते भी हैं तो देखें 16 का लोन इस वक्त आउटस्टैंडिंग है, अगर बहस में पढ़ना भी है तो। एस कह रहा है मैंने 16 पे करना है, पी कह रहा है मैंने 16 रिसीव करना है, जबकि एस कह रहा है मैंने 12 पे करना है। और ये बिल्कुल आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन ही इसने ये चेक भेजा है ना, इसका मतलब ये 16 तो पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा कि ना रहा, बोलो। तो ये ऐसे भी निकल सकता है, 16 इंटू कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 12%, पूरे साल का कितना बनता है, यही बन रहा है। लेकिन इतनी मुश्किल में क्यों पड़े, हमने तो अपना काम वैसे ही तमाम कर लिया, ठीक है ना। अब वो तीनों एंट्रीज, चारों एंट्रीज करके, 3 एंट्रीज करके देखना आपकी मर्जी है, लेकिन पर्चे के लिए तरीका बता दिया, ठीक है। लोन रिसीवेबल, लोन पेएबल कैंसिल करें, बैंक वो कैश इन ट्रांजिट वो उसने बताया होगा, वो लिखें, बैलेंसिंग फिगर किसी एक ने बुकिंग नहीं की होगी वो आ जाएगी, ठीक है। और उसको देख लो किसने बुकिंग नहीं की, जिसने नहीं की उसको बुक करवा दो, ओके। ये बैलेंस शीट का सवाल हो गया जी। ये जरूरत नहीं थी 1.92 निकालने की, लेकिन चले निकाल लिया, कि अगर निकालना पड़ जाता तो। नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। जी बेटा, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, चलते चलते होगी गुम, एक की चोंच और एक की दुम, P+S, और फाइनेंस कॉस्ट P+S। पेरेंट तुमने इनकम रिकॉर्ड नहीं की, चलो शाबाश रिकॉर्ड करो। उसके बाद चलो भाई कंसोलिडेशन वाले आ जाओ भाई, आ जाओ कंसोलिडेशन वाले, और कंसोलिडेशन वाले आए और ये दोनों जगह से कैंसिल कर दिए। अच्छा, अब मज़े की बात है, ये था ही पूरे साल का सालाना इंटरेस्ट था, ये नहीं आसानी में लेके चल रहा है, जो फिगर आ रही है बस वही माइनस करनी है। हाँ जी, अगर 6-6 महीने का होता तो फिर ऐड होने वाली फिगर शायद कम होती और फिर माइनस पूरे साल का करते, लेकिन चलें खैर हमने सीख तो लिया ही। अच्छा, साथ ही इसको भी हिट कर दो, चलो बता तो दो हिट होना या नहीं होना। अच्छा ठीक जी। वर्किंग 5 के हिसाब से डिस्कशन क्या बनी है ना, मज़े की क्लास आज। ज़रूरी था ना आना इसके लिए, देखो आना ज़रूरी नहीं था, लेना ज़रूरी था इस क्लास को, जो घर बैठे वो भी ले लें अगर, तो इंशाल्लाह मामला हल हो जाएगा। एस प्रॉफिट्स को हिट नहीं लगेगी, ठीक है। ये जी जी, पहले ये नहीं करवाया था, पहले तो ये करवाया था, सेम है।
तुम्हें क्या यार, 2 बार कर लो। लोन ग्रांटेड टू, और फिर वही DL, कौन है? S, ठीक है। लोन टू S है, 30 का आ रहा है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये तो बिल्कुल ही चुप है, ये तो बोल ही नहीं रहा, अब आगे जाके बोलेगा। लॉन्ग टर्म लोन वॉज ग्रांटेड टू S ऑन यकम जुलाई 13, हमारे साल के पहले दिन बच्चों, ऐसा ही है। और बोलो, इट इज रीपेबल आफ्टर 5 years एंड कैरी इंटरेस्ट एट 12%। लोन सारे का सारे ही 5 साल बाद आना है। चलो जी, ये तो सुकून हो गया, किस्तें कोई नहीं है। इंटरेस्ट 12% है जो कि पेबल है 30 जून और 31 दिसंबर ईच ईयर। इसका मतलब ये हुआ, ये बात इसके बताने का मतलब ये था कि अगर इसकी किताबों में 30 का पेबल आ रहा है तो फिर इसकी इन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में भी 30 का रिसीवल आ रहा है, तो यहाँ पर भी 30 का पेबल होगा, क्योंकि जो लोन है उसकी कोई किस्त तो पे होनी नहीं है। बोलो, इस साल पे किया है लोन, दिया है एस को लोन, और 5 साल बाद वापस आना है, तो ये तो 30 ही होना है ना। ये तो आसान हो गया केस, ठीक है, ये तो आसान हो गया। चलो ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट की कहानी भी सामने आ चुकी है। अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करने लगेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल है। लोन रिसीवेबल और लोन पेएबल, कितना जी? 30 और 30। हाँ, लेकिन एक मुसीबत और छोटी सी आएगी, इंटरेस्ट पेएबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल ये कैंसिल होंगे, होंगे ना? मारना है, मैंने कहा अगर होंगे तो 30 जून और 31 दिसंबर को अगर इंटरेस्ट पे हो जाता है तो 30 यकम किस दिन दिया? यकम जुलाई से 13 से 31 दिसंबर 13 तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 13 की शाम को पे हो गया होगा। फिर यकम जनवरी 14 से 30 जून 14 तक का इंटरेस्ट 30 जून की शाम को पे हो गया होगा। तो क्या पेएबल रिसीवेबल? हद हो गई। ये एडजस्टमेंट सिखाई है मैंने आप लोगों को बुला के आज, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बस यहाँ पे भी कुछ नहीं होना, बस छोड़ो, बस कुछ भी नहीं होना, यहाँ पे भी कुछ नहीं होना, P+S बस खाली। क्या? ओह अच्छा, सॉरी। पेड वाली एंट्री तो अकाउंटेंट भूलता ही नहीं है, ठीक है। तो 12% लगाना है, और 30 इंटू 12% इंटू 6/12 नहीं करना। ओह कितना? 3.6, ये दोनों के मुंह से माइनस कर दो। और अगली बात होती है, आपको पता है, वर्किंग 5, तो वर्किंग 5 को हिट नहीं करना, नहीं हिट। चले जी, तो फिर एक छोटी सी समरी अब बना लें ज़रा जल्दी से, कि मिसाल के तौर पे P प्रोवाइडेड लोन, ये वैसे ही कर रहा हूँ, साथ मैनेजमेंट फ़ी को भी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। ये समझ आ गई? ये सबसे आसान केस यही था, सबसे मुश्किल 8 वाला था, फिर 5 वाला था, फिर ये सबसे आसान था, ठीक है। और एक हमारी एग्जाम्पल थी, तो 4 सवाल हमने किया आज, यूँ समझ लो, ठीक है। अच्छा जी, P प्रोवाइडेड लोन ऑफ रुपीज 200 to S, interest rate is 10%. P provided management services to S for rupees 23। ये जी क्वेश्चन है। सोल्यूशन इसका मैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चे अक्सर भूलते हैं, ठीक है जी। तो सेल P+S, कॉस्ट ऑफ सेल P+S, GP आता था, एडमिन एक्सपेंसेस P+S, अदर इनकम P+S, फाइनेंस कॉस्ट P+S, वह काफ़ी है। अब सबसे पहली बात, पेरेंट ने लोन दिया है 200 का, 10% इंटरेस्ट है, अज्यूमिंग पूरा साल ये आउटस्टैंडिंग रहा, तो कितना इंटरेस्ट बनता है?
तो एक ने अपनी अदर इनकम में रिकॉर्ड किया होगा, दूसरे ने फाइनेंस कॉस्ट में, माइनस करवा दो। पेरेंट ने मैनेजमेंट सर्विसेज एनुअल फीस है 23 रुपये पर सब्सिडरी को दी है, तो पेरेंट ने अपनी अदर इनकम में रिकॉर्ड किया होगा और सब्सिडरी ने एडमिन एक्सपेंसेस में। ठीक है जी, माइनस कर दो। समझ आती है बात? और उसके बाद ये काम कर लेने के बाद आप लोगों ने वर्किंग 5 को हिट कर देना है, नहीं करना। ठीक है जी, तो वर्किंग 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहानी है जी? डू नॉट हिट वर्किंग 5, ये लिखवाया हुआ है आपको। ठीक है जी, तो ये मैनेजमेंट फी भी ना भूलना। बहरहाल ट्रीटमेंट ऐसी, पूरा इनकम पूरा एक्सपेंस जो है वो फेस से हमने माइनस करना होता है। ठीक है बेटा? अच्छा जी, अब ज़रा आ जाए एसोसिएट के एक दो पास पेपर्स देख लेते हैं जी। क्या कहाँ थी? कंसोलिडेशन में थी ये, या ये वाली? चलें जी। ये कर लिया था डिस्कस हमने सारा? 4 5 भी डिस्कस किया था। 5 में ना एक छोटी सी चीज़ मुझे लगता है रह गई थी डिस्कस होने से। इसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस था ना? नहीं था? किए नहीं ये सवाल अभी? पॉज करें ना जी बच्चों। इस सवाल के अंदर एक छोटा सा मसला था। ठीक है जी, ये तो आपको मैंने बता दिया था कि अगर क्लोजिंग माइनस प्री करने पर आंसर नेगेटिव आ रहा हो, परेशान नहीं होना। पर्चे में ऐसे ही लिखा हुआ होगा आपने क्लोजिंग माइनस प्री, और वो नेगेटिव आंसर दे जाएगा, तो ऐसे ही आपने एक सादा सी लाइन लगानी, उसको उठा के इधर लिखना। ठीक है? इन्वेस्टमेंट ने ग्रोथ नहीं शो की, उल्टा कम हो गई। ठीक है? अच्छा, उससे अगली बात, यहां पर देखें, ये ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 21 एसोसिएट रिपोर्टेड नेट लॉसेज ऑफ 280, उनको लॉस आया था, एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम ऑफ 60, ये पॉजिटिव ही है। अब आपको एक और चीज़ भी सिखाई थी कि जैसे एसोसिएट की रिटेन्ड अर्निंग्स के साथ करते हैं, वैसे ही एसोसिएट के, अब एसोसिएट का ओसीआई जो है वो भी पोस्ट ओसीआई हम लेते होते हैं, ऐसे ही है ना? बोलो, तो कैसे लेते हैं जी? क्लोजिंग माइनस प्री करके। ठीक है? अब पहली मजबूरी, सवाल में कहीं क्लोजिंग गिवन नहीं है कि उसमें से हम माइनस प्री करके पोस्ट निकालें, तो इसका मतलब फिर हम इसको पोस्ट ओसीआई की बजाय, मतलब पोस्ट ओसीआई की बजाय रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख दूं, पोस्ट रीवैल्यूएशन, वो पोस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्लोजिंग माइनस प्री करने की बजाय हम पहली मजबूरी क्या है, हम फॉर द ईयर को ही लेकर चलेंगे। ठीक है? उसके बाद अगली मजबूरी क्या है? इनटू 25% करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। ये बात समझ आती है?
ये बात समझ आती है? इसको डेबिट करके कहाँ क्रेडिट करते होते थे? कंसोलिडेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस में। अब यहाँ आके असल मुसीबत पड़ी। आई के आपने क्या किया, क्योंकि पेरेंट की कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस तो था नहीं कि कंसोलिडेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होता, पेरेंट का होता तो वही कंसोलिडेट बनना था ना। और बोलो अब पूरे सवाल में आपको कहीं पे नज़र नहीं आएगा। तो आई के आपने क्या किया, इस 15 की एंट्री को भी, हाँ जी, यहाँ पर ARS को भी यहीं पर लिख दिया। कितना है जी? 15 का। ठीक है, तो माजरत के साथ ये आप भी ऐसे ही कर लें। और हो क्या सकता है आप बताएं? ठीक है, वैसे अकाउंट भी खोल लेंगे तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट टैली हो ही जानी है, क्योंकि उसमें क्रेडिट साइड पर आपको एक नज़र आई कि आपने बहरहाल ये कर दिया था। एक तो 60 पकड़ा, उस पर शेयर लगाया। दूसरा C सरप्लस नहीं था तो CRE में ही इसको फेंक दिया। ठीक है, ये भी पिक्चर ले लें। बस 5-10 मिनट और हम पढ़ते हैं, एक आधा सवाल और करके फिर छुट्टी करते हैं। नहीं छुट्टी करनी है? चलो एक सवाल और, बस एक सवाल और। जी मेरे बच्चों, सही है, आगे चलें। 6 7 हो गया था, कर लिया था आपने खुद भी। मेरे ख्याल में 8 को कर लेते हैं। अब आपने, अच्छा ये ना 9 तक हैं, अब कोशिश है, अब देख लें जितने हो गए डिस्कस। 8 तो कर ले, बस 8 कर लें, 8 के बाद छुट्टी देता हूँ फिर। ठीक है, लेकिन ये फिर आपके अब होमवर्क का हिस्सा बन जाएगा। वैसे अभी आपका 5 रहता है, आपका कसूर है रहता है। ठीक है, तो कर लेना ना, आज में 5 कर लेना, फिर कल में ये 8 कर लेना, संडे भी आ रहा है आगे। ठीक है ना, तो कल फिर मैं कोशिश करूँगा कोई एक सवाल और डिस्कस कर दूंगा नॉर्मल क्लास के साथ, एक्स्ट्रा क्लास नहीं करूँगा। ठीक है ना? अच्छा, इसमें भी जी अगेन देख लें आप, फॉर फॉलोइंग कंसीडरेशन, हर सवाल में यही मुसीबत पड़ी हुई है और मसला भी सिर्फ यहीं पर ही आ रहा था मोटा मोटा। ठीक है, रिक्वायरमेंट चेक करें जी, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। चलो जी, बैलेंस शीट का सवाल है, शुक्र है जी बच्चों। पीपीई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है दोनों की। अब ऐसा सवाल के अंदर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि पेरेंट ने सब्सिडरी को अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दी है तो कि उसको पीपीई में ट्रांसफ़र करें। वो वाली एडजस्टमेंट नहीं करने बैठ जाना। सिंपल इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं, कहीं और दी होंगी ना, तो दोनों की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगी जैसे होती हैं। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं एट कॉस्ट, इन्वेंट्रीज हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन सरप्लस। आपको कहा था मैंने कहा था ये वो चौथा सवाल है। सिनेरियो 4 बनाए थे ना। पहला सिनेरियो, पेरेंट भी कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं, सब्सिडरी भी कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रही है, एक्विजिशन डेट पर रीवैल्यूएशन पर लाएंगे, वर्किंग वन में सरप्लस ले जाएंगे और ईयर एंड पे कुछ नहीं करेंगे। फिर दूसरा सिनेरियो देखा था, दोनों ही रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि बस शो करेंगे वर्किंग वन में क्योंकि सरप्लस तो पहले ही पड़ा हुआ है। ये कहाँ पे किया था, कुछ याद है? कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 240, हाँ वो जहाँ बनाया था, मैं कह रहा हूँ ना वो भी सामने आ जाए। बहरहाल दूसरा केस क्या था, दोनों ही फेयर वैल्यू मॉडल पे रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो शो करो वर्किंग वन में सरप्लस को, और बैलेंस शीट डेट पे भी वो ऑलरेडी सरप्लस पे होंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 12 किया था। फिर पेरेंट रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहा था, ये आज उस दिन वाला है, और सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल पे थी, तो हमने कहा था ये डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी ये एंट्री करो और ये रेंट पे भी ये एंट्री करो, तो ये क्वेश्चन कर लिया था। और फिर हमने कहा था क्वेश्चन नंबर, ये सिनेरियो 4 जो फिर कभी होगा, इसमें कौन सा पास पेपर है, पेज नंबर कौन सा है? पहुंच गए हो मंजिल पे। आज अब गौर करो, बैलेंस शीट को देखो, तो बैलेंस शीट के अंदर आपको रीवन सरप्लस नज़र आ रहा है पेरेंट की किताबों में? नहीं नज़र आ रहा, जबकि सब्सिडरी किताबों में नज़र, अब ये मुसीबत पड़ी। ठीक है,
तो अब इस मुसीबत को भी बर्दाश्त करना है। वैसे दिल मेरा 2 सवाल डिस्कस करने का है, कर दूं अगर तो? अच्छा एक तो कर लूँ, अच्छा एक तो कर लूँ जी। चलें जी शुरू करते हैं जी। एक तो ये मसला भी सामने आ गया, रिटेन अर्निंग्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं। ऑन यकम जनवरी 22, ईयर एंड क्या है? साल का पहला दिन, ठीक है। AL acquired 70% शेयर होल्डिंग इन SL फॉर द फॉलोइंग कंसिडरेशन: इशुएंस ऑफ 20 मिलियन शेयर्स ऑफ P, लेकिन आफ्टर 1 month of acquisition the market price of shares at the date of acquisition were, however market price increased to 27 each when shares were issued. हाँ भाई, इसको तो हमने क्या करना है, इसको इग्नोर करना है, याद है ना? इसको नहीं करते ना, मतलब हमने जिस दिन शेयर्स खरीदे उस दिन जो शेयर की वैल्यू थी उस पर परचेज कंसिडरेशन पेबल बुक कर लेते थे, ठीक है ना? फिर उसको कभी भी चेंज नहीं करते, तो ये हमारे लिए रेलेवेंट। 25, अच्छा, द इशुएंस ऑफ शेयर हैज बीन रिकॉर्डेड इन एल्स, उन्होंने 27 पे कर लिया। ये गलतियां भी करने लग गए ना, तो ये बड़ा मसला है, कुछ ना करते हम सही कर लेते। चलो कोई बात नहीं, खैर है, आ जाओ। यकम जनवरी 2017 पर ओरिजिनल एंट्री होना क्या चाहिए था? इन्वेस्टमेंट डेबिट और परचेज कंसीडरेशन पेबल क्रेडिट, ऐसे ही है, बोलो। नहीं और नहीं, ये एंट्री नहीं होनी चाहिए। यकम जुलाई, अच्छा सॉरी, ये 22 है ना, वो 17 लिख दिया मैंने। चलो, यकम जुलाई 22 पर कितने मिलियन शेयर्स इशू किए हैं? 20 मिलियन शेयर्स और 25 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। अच्छा जी, 20 मिलियन शेयर्स और 25 रुपए का एक शेयर, जी बोले 500, ये होना चाहिए था। लेकिन जालमों ने क्या किया, यकम जनवरी की बजाय यकम फरवरी को ये एंट्री की। क्या एंट्री की? अच्छा चलो हम पहले ओरिजिनल पूरी करते हैं। और यकम फरवरी को होना क्या चाहिए था? यकम फरवरी को होना चाहिए था परचेज कंसीडरेशन पेबल डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम, लेकिन वैल्यू नहीं छेड़ते थे। हम कहते थे इसको तो 500 से डेबिट करो ना, और ये 20 मिलियन शेयर्स हैं इंटू ₹10, ₹10 इधर और 20 इंटू ₹, हाँ 15, 27 को लिफ्ट नहीं कराते थे जी, बोलो 230 और अच्छा 200 और जी 300, 200 और 300 जी, ये होना चाहिए था ओरिजिनली, ठीक है जी। अब और आगे भी बात बढ़ा लो, ओरिजिनल चलाई रखो। फिर मैं तो कहता हूँ यहाँ पे ओरिजिनल ही कर लेते हैं सारा, ओरिजिनल बड़ा करके लिखते हैं और चलाई जाओ आगे। बात चाहिए था जी, बोलो, गलती को भी छुपा के रखो। नेक्स्ट कंसिडरेशन क्या है जी? फॉलोइंग कंसिडरेशन: कैश पेमेंट ऑफ 304 आफ्टर 3 इयर्स। आगे उसने फिर को गलती बताई हुई है, यानी कि आजकल गलतियां करने लग गया। खुद हम कर लेंगे खुद। 304 कितने साल बाद पे होना है? तो आज खड़े होकर यकम जनवरी 2022 पे खड़े होकर इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट करेंगे, ऐसे ही है? नहीं भाई कह रहे हैं हाँ, तो पेबल क्रेडिट करेंगे ना, डिस्काउंट तो करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश नहीं ना, पेबल क्रेडिट करेंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ, पेबल क्रेडिट करेंगे। इसको डेफर्ड कंसीडरेशन पेबल कहते थे, लेकिन हमने ये मुश्किल वाला नाम नहीं लिखा था, ऐसे ही मिक्सअप होते हैं जी। कितना पे करना है, कितने साल बाद, और क्या डिस्काउंट रेट है सवाल में? लो 200 पूरा, ये होना चाहिए था। और उसके साथ ही अगली बात 31 दिसंबर 2022 पर होनी चाहिए थी, वो क्या है वो तो बता दें, पता ही है ना। अब तो वैसे भी डी कमीशनिंग पढ़ चुके हैं ना आप सुबह नॉर्मल वाली क्लास में, या आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अब लगने लग गया कि लायबिलिटी क्या हो रही है, अब ग्रो हो रही है ईयर एंड पे, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, अब कितना है जी? 200 और इंटरेस्ट रेट जी, वो मुक्की कहानी के नहीं, कहानी मुक गई, चलो शुक्र है। ये होना चाहिए था जी इन्वेस्टमेंट के मामले में।
अब अगर तो पास पेपर 3 था ना गालिबन, जिसमें ऐसे गलती की हुई थी उसने, अगर तो हमें कोई गलत फिगर दी होती जिसे सही करना होता, उस सवाल की तरह से गलत फिगर ना दी होती और कुछ सही ना करना होता, तो हम सीधा उठाते ही क्या 500 और 200। क्या ख्याल है? 500 जमा 200। पर मुसीबत क्या है? मुसीबत यह है कि हमें इन्वेस्टमेंट्स की फिगर एट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट वो गिवन है, ठीक है ना। चलो खैर, अब फिर गलतियां पढ़ते हैं। क्या कहता है जी? ओ माय गॉड, द इशुएंस ऑफ शेयर्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन एल बुक्स एट 27। उन्होंने एक ही एंट्री की है, खैर से वो यहाँ पे आके की है, ठीक है ना, ये उन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है। उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है, डन बाय अकाउंटेंट क्या है जी, जो कि रॉन्ग भी है, बहुत गलत किया उसने। उन्होंने इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर दिया। कितने शेयर थे जी? 20 मिलियन, 27 के हिसाब से 20 इंटू 10 और 20 इंटू ये कर दिया उन्होंने, बोलो 540, ठीक है जी। जिंदगी में पहली बार आप ऐसी एडजस्टमेंट देखने जा रहे हैं जिसमें शेयर प्रीमियम गलत होगा और सही करेंगे आप। तो ऐसे कभी कभी सरप्राइजेस मिलते हैं जिंदगी में जी, इसलिए तो बुलाया था। पिछला सवाल, पिछली एडजस्टमेंट्स देख लो, ये सवाल देख लो, इसलिए तो बुलाया है जी बेटा। यहाँ पे क्या गलती की भाई इन्होंने? द अमाउंट पेबल हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट इन फुल एट 304 इन एल बुक्स। तो अगर फुल पे रिकॉर्ड होगी तो फिर इंटरेस्ट वाला तो चक्कर, इंटरेस्ट तो होता है वाइंड अप करें तो अनवाइंड, उन्हें रिकॉर्ड ही पूरा कर लिया। क्या एंट्री कर गया जी? दूसरी इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेबल क्रेडिट कितने से? 304 से, ठीक है जी। अब रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं, कर लेंगे रेक्टिफिकेशन, फिर भी मैं करवा दूं जी। इसको तो पहले ही फुटा कराओ ना इसको, ताकि आप तरतीब से चल सकें जी। इन्वेस्टमेंट डेबिट होना था 500 से, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया 540 से, तो सही करने के लिए इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दो। कितने से? 40 से। शेयर कैपिटल 200 से क्रेडिट होना था, 200 से ही क्रेडिट हुआ, कुछ ना करो। शेयर प्रीमियम 300 से क्रेडिट होना था, 340 से क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए शेयर प्रीमियम को डेबिट कर लो। इन्वेस्टमेंट इन एसेट कॉस्ट गिवन है, उसने क्या किया है? पहले केस में इन्वेस्टमेंट को 540 पे रिकॉर्ड किया है पर गलत किया है। दूसरे केस में क्या किया है रिकॉर्ड फुल अमाउंट पे पेबल को रिकॉर्ड कर गया है, इसीलिए तो सही करना पड़ रहा है। इनकम स्टेटमेंट का सवाल होता, सिर्फ वर्किंग वन के लिए फिगर चाहिए होती, चुप करके इन्वेस्टमेंट उठाते और भाग जाते जैसे उस दिन किया था। एंजॉइंग द क्वेश्चन क्या? नहीं एंजॉइंग। इन्वेस्टमेंट को 200 से डेबिट करना था, भाईजान ने 304 से कर दिया, तो सही करने के लिए क्रेडिट कर दो। कितने से? 104 से। नेक्स्ट, पेबल 200 से क्रेडिट होना था, पेबल 304 से क्रेडिट हो गया, तो सही करने के लिए पेबल को क्या कर दो? 104 से डेबिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस 30 से डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लें। और पेबल, अच्छा ये पेबल को अलग नहीं होता, इसको इकट्ठा ही कर लेते हैं मेरे ख्याल में, ये तो पेबल इकट्ठा ही होता है ना, तो 230 बोलना चाहिए था आपको। ये 230 से पेबल क्रेडिट होना था, 304 से क्रेडिट हुआ है, तो मजीद कितना क्रेडिट कर लो? बोलो 230 से क्रेडिट होना चाहिए था। हाँ, ये तो सही है, वन बाय वन जी। इन्वेस्टमेंट डेबिट होना था 200, हो गया 304 से, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर लो। जरा दोबारा कर लें आराम से जी। कितना? 104। पेबल को डेबिट क्रेडिट करना था 230 से, टोटल बोलो ठीक है, लेकिन कर गए ज्यादा, तो कितना फर्क है? 304 माइनस 230 का 74। इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करना था, नहीं किया, करें, और एंट्री खत्म हो गई, ठीक है जी। ओके, अब आपको मजबूरी ये थी बच्चों कि आपने ना वर्किंग वन एडजस्टमेंट अकाउंट तो आपका बन ही रहा होता है इनकम स्टेटमेंट में भी, खैर
इसके नीचे जो 1.1 करते हैं, इसमें जो आपने एज पर क्वेश्चन उठानी थी ना, असल में वो फिगर का मसला था, वो 1000 गिवन थी। 1000 है 10,000 है 1000, ठीक है जी। उसमें अब ये करेक्शंस करनी है आपने। इन्वेस्टमेंट को 40 से करो क्रेडिट, ठीक है जी, और बस यहाँ पे लिख दो रेक्टिफिकेशन की है हमने। हाँ, दूसरा इम्पैक्ट शेयर प्रीमियम में डेबिट करोगे, जाहिर है आप कर लोगे ना, बैलेंस शीट बना रहे होगे तो। उसके बाद इसमें देखो तो इन्वेस्टमेंट 104 से क्रेडिट हो गई, ये भी क्या है जी, रेक्टिफिकेशन। और उसके अगेंस्ट डेबिट किसको मारोगे, पेबल बैलेंस शीट के अंदर, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ये सीआरई के अंदर। हो जाएगा। अच्छा, बल्कि ये भी चलो, कितना हो गया, एक और भी मसला है इसमें भी थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है, इधर देखो, अब ये बहुत बारीक बात थी, आपस की बात है, ये 500 और ये 200 ऐसे ही है ना, यानी होना कितना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। अब ये तो नहीं हम कह सकते कि 856 सारे का सारा, फिर इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इन एस जो वर्किंग 1 में जाती है वो भी यहाँ से माइनस करनी है। अब वो कैसे आएगी, 700 नहीं, कैसे आया था, 500 प्लस 200। ये थोड़ा बारीक मामला था, ये पर्चे में समझ आने वाली बात नहीं थी। आ जाती तो अच्छी बात है, ठीक है ना, सारा 856 बच्चे उठा के ऊपर ले जाएं, नहीं भाई, बता दो दिया उन्होंने 800, तो ये इसलिए बुलाया मैंने आपको आज, बार बार मैं कह भी रहा हूँ, है ना। अब कितना रह गया, लेकिन इसको यहाँ पे शो कर दो 700। अभी पार्टी जारी है जी, ठीक है। अब क्या रह गया जी, 156। अभी इसको भी ऐसे ना करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। एट एक्विजिशन एसेट रिटर्न सरप्लस वार, ये कर लोगे इंशाल्लाह आप। आगे वो फेयर वैल्यू के बारे में बता रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एल फॉलोज कॉस्ट मॉडल है, ये भी समझा के भेजना है। वेयर एज सब्सिडरी फॉलोज, चलो फर्स्ट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इफ एस एल हैड अडॉप्टेड, यानी पेरेंट, subsidiary had adopted cost model, subsidiary should have recorded revenue surplus of 45 million, यही है। चलो इसको भी देखते हैं। during the year SL made sales, ठीक है, कर लोगे। on यकम जुलाई AL acquired, हो on यकम जुलाई 22 साल के दरमियान में, बोलो, पेरेंट एक्वायर्ड 5 मिलियन शेयर्स रिप्रेजेंटिंग आई अल्लाह एसोसिएट, फिर नीचे छुपा गया इन PL फॉर, अरे बाबा, यहाँ से 91 भी माइनस करो, और इस 91 को कहाँ ले जाओ, वर्किंग नंबर 7 कहाँ जाए हम, कहाँ जाए, इन्वेस्टमेंट इन ए, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, वर्किंग नंबर, यहाँ पर ये आ जाएगी, कॉस्ट नहीं आती थी जो 90। हाँ जी, होर को 1.5 लाख है भाईजान, और कुछ। अब हमने डरते डरते यहाँ पे 65 लिख दिया, शायद ये अदर इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ठीक है। अब तो देखते हैं आगे जाके। आगे कहते हैं ऑन एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ PL 17, अच्छा, ड्यूरिंग 6 months एंडेड PL रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ इतना, AL हैज़ रिकॉर्डेड इट्स शेयर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम, अच्छा, ऑन यकम सितंबर 22 AL सोल्ड अ मशीन हैविंग दिस वैल्यू, फेयर वैल्यू है, oh my god, what is this, now what is this, a fair value loss of 22 million needs to be recorded in AL's remaining investments, जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं। अच्छा, अब ये तो बिल्कुल ही अजीब बात थी ना, ये तो बहुत ज्यादती थी, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। क्या कह रहा है, इसमें से भी 22 निकालो, ये रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो है ये बाकी की बैलेंस शीट में जाएंगी, ये वाली, ठीक है, और ये 22 जो है ये नजर आएंगी बस। 22 की एंट्री क्या, ये इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट हो गई, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट हो गई, और ये लॉस है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे IFRS 15 के IFRS 9 के अंदर जो है वो आया करता था कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स के शेयर्स की इन्वेस्टमेंट पे लॉस आ गया, फेयर वैल्यू लॉस, उसकी एंट्री क्या होती थी, उसकी एंट्री क्या होती थी, P&L डेबिट
FETPL है मिसाल के तौर पे, चुप है तो वही यूज़ करेंगे ना, डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, ठीक है। तो FETPL के मॉडल में फेयर वैल्यू लॉस डेबिट करके इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करते थे, तो यही हुआ लॉस है, लेकिन ये लॉस कहाँ जाएगा, CRE में, CRE डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। मैं माजरत खा हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो अब होना ही था, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये काम की बातें थी इसमें। बाकी एक छोटी बात और भी छोटी सी करनी है, जी नज़र आ रहा होगा या अलग अलग करके तस्वीर बनानी है, हो जाएगा काम। अच्छा जी, कोई अलग अलग बनाना चाहे, अच्छा बच्चों इधर देखो भाई, सवाल के अंदर उसने बताया ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ PL शेयर वर 17 ईच, लेकिन हमने 17 ईच को नहीं लेना, हम 91 को लेंगे। AL हैज़ नॉमिनेटेड 1 डायरेक्टर आउट ऑफ 5 ऑफ, और यार वो चाहे नॉमिनेशन हो गई है, बस परेशान करने के लिए दिया है। 25% ऑलरेडी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ले आया है। हाँ, अगर ये कोई 18-19% होता तो इस लाइन से हम इसको एसोसिएट कह देते, लेकिन वो मसला नहीं है, वैसे ही 25% पे है ये, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर भी आपको पोस्ट RE नहीं गिवन थी, तो आपने पोस्ट पैड से चलना है। जब पोस्ट पैड से चलना है तो डिविडेंड भी लेना है, ठीक है, लेकिन फनकारी क्या लगाई, ज़रा ध्यान से पढ़ो। ड्यूरिंग द 6 मंथ एंडेड 30 जून PL रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट, जालिम ने 6/12 करके दे दिया 6 महीने का, और AL हैज रिकॉर्डेड इट्स शेयर ऑफ डिविडेंड। अरे बाबा क्या कर दिया तुमने, 52 पर अपना शेयर लगाएं 25%, और इधर डिविडेंड भी सीधा 5 लें। कहा था आपको एक सवाल के अंदर करवाते हुए कि यहां पर पूरा पूरा ले रहे हैं, एक और सवाल आगे आ रहा है उसके अंदर गड़बड़ है। कितना बनता है जी 52 इंटू, समझ गए, और को 1.5 लाख। अच्छा, अब दिल में तो बहुत आ रही थी कि एक सवाल और डिस्कस कर लें, लेकिन हाँ बस ठीक है, मान गया, ठीक है, एक और सवाल डिस्कस करना है। अब वो मेरे ख्याल में 9 करूंगा मैं, अब वो कल आते 7 करूंगा, टाइम पे आ जाना, ठीक है। अब ये 8 भी आप कर सकते हैं, हैं कौन सा है 0.8 ड्यूरिंग द ईयर OL मेड सेल ऑफ 50, पॉइंट नंबर, ओ हाँ ये तो असल चीज़ तो रह ही गई। अच्छा, अब होगा क्या, होगा ये कुछ भी नहीं होना यार, होना क्या है, S रीवैलेंस सरप्लस आ रहा है, वो भी कौन सा, क्लोजिंग, भला बताओ कितना आ रहा है बैलेंस शीट में, ये 150। अब ये 150 तो हमने लिख दिया। अच्छा, अब क्या हुआ है, हमने रीवैल्यूएशन डेट पर खड़े होकर तो एसेट्स को रीवैल्यूएशन मॉडल पे लाना होता है। अब चूंकि एस का रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑलरेडी अवेलेबल होगा, इधर देखो ये कितना 105, तो ये सिर्फ क्या करेंगे, हम शो करेंगे, एसेट्स तो पहले रीवैल्यूएशन पे होंगे एस के, ठीक है ना। अब ये तो हो गया प्री। अब जो पोस्ट है, अगर आपने उसको CRS और NCI को दे दिया, तो इसका तो मतलब यही है कि आप सब्सिक्वेंटली इस सरप्लस को मानते हुए बांट रहे हैं, जबकि ग्रुप की पॉलिसी क्या है, कॉस्ट मॉडल का यूज होना, तो ये काम नहीं करना, बल्कि आपने इस 150 को खत्म कर देना है, ठीक है। हाँ 100 क्लोजिंग है ना, सॉरी, तो 150 में से 105 तो हो गया प्री, जो बाकी का 45 बचता है ना, इसको CRE NCI नहीं करना, वरना तो वो सब्सिक्वेंटली रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है, ठीक है, जो हमने पिछले सवाल में किया था जब दोनों रीवैल्यूएशन मॉडल पे थे, याद आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, चल भाई 55 तो यहां से डेबिट हो जा, और सॉरी तो टेम्पो तोड़ दिया, 45 SRS डेबिट करके खत्म करके PPE को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर आपका PPE भी अब रीवैल्यूएशन मॉडल से एस के PPE जो है वो नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये असल काम था, जज़ाकल्लाह बेटा, ये आपने याद करा दिया, ठीक है। तो ये अब सवाल एक अच्छा सवाल था, आप ये भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।